एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर एक लड़का हाथ में सूटकेस लिए अकेला चला आ रहा था। वो स्टेशन इतना सुनसान था कि वहाँ उस लड़के के अलावा परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। ये स्टेशन इतना सुनसान क्यों है? लगता है यहाँ कोई आता जाता ही नहीं है। कहीं बॉस ने मुझसे बदला लेने के लिए इस भूतिया स्टेशन पर तो मेरी पोस्टिंग नहीं करा दी। ये बोलकर सुबोध मंद मंद हंसने लगता है। चलो कोई नहीं, फटाफट से रिक्शा पकड़ता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। स्टेशन के बाहर इतना अंधेरा होता है कि वहाँ कुछ दिखाई देना ही मुश्किल हो जाता है। कुछ आगे चलते ही सुबोध को एक रिक्शा खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो रिक्शा के पास जाकर बोलता है, जी भाई साहब, बोरखेड़ी गांव चलोगे? सुबोध ये देखकर सक पका जाता है कि वहाँ रिक्शा में कोई था ही नहीं। जी साहब, क्यों नहीं चलेंगे? ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये बोलकर सुबोध रिक्शा में बैठ जाता है और ड्राइवर रिक्शा को चलाने लगता है। एक बात बताओ, यहाँ चारों तरफ इतना सन्नाटा क्यों है? कोई आता जाता नहीं क्या यहाँ? साहब, आपने कभी पाताल पानी का नाम नहीं सुना क्या? पाताल पानी? इतना अजीब नाम है, कौन ही सुनना चाहेगा ऐसा नाम? यहाँ बाहर से किसी का आना नहीं होता। आप यहाँ किस लिए आए हैं? पाताल पानी पर मेरी पोस्टिंग हुई है, कल से ज्वाइन करना है। साहब, मेरी बात मानो तो बोरखेड़ी गांव के लोगों से थोड़ा सावधान रहना। ऐसा क्यों? छोड़ो साहब, काफी पुरानी कहानी है। कैसी कहानी? साहब, जितनी पुरानी है उतनी ही लंबी भी है ये कहानी। गांव का सफर भी तो लंबा है और कहानी सुनते सुनते समय भी बीत जाएगा। तो फिर चलिए साहब, इस अनकहे किस्से की शुरुआत करते हैं। बोरखेड़ी गांव में प्रतीक अपनी बहन की शादी के लिए अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट करता है जो पास के ही शहर में रहते थे। प्रतीक के इनविटेशन पर राहुल, गौरव और संध्या बोरखेड़ी गांव आते हैं। कैसा अजीब सा स्टेशन है, इतना वीरान। नाम भी तो उतना ही अजीब है, पाताल पानी। बोरखेड़ी गांव पहुंचकर वो तीनों प्रतीक से मिलते हैं। स्वागत है तुम सबका बोरखेड़ी गांव में। बहुत रात हो गई है, तुम सब थक भी गए होंगे। कल शादी समारोह भी है तो आज आराम कर लो। हाँ, थकान तो बहुत हो गई है। मुझे तो नींद आ रही है। चलो सोने ही चलते हैं, गांव देखने कल चलेंगे। ये बात बोलकर तीनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। शादी के मंडप में राहुल प्रतीक के ऊपर जानबूझकर टोमेटो केचप गिरा देता है। अरे ये क्या? बस इतने में ही घबरा गया क्या? ये खून नहीं, टोमेटो केचप है। आसपास खड़े लोग भी ये देखकर हंसने लग जाते हैं। प्रतीक गुस्से में वहां से निकल जाता है। तभी एक लड़की राहुल के पास आती है। हाय, मेरा नाम रिया है और मैं इस गांव के सरपंच की बेटी हूँ। ओह, हाय रिया। वैसे मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। थैंक्स। अच्छा तो तुम सब चलो, मैं जरा बाहर स्मोक करके आता हूँ। जल्दी आना, कहीं शादी खत्म ही ना हो जाए। ये बोलकर राहुल मंडप के बाहर स्मोक करने चला जाता है। सभी लोग पंडाल में खाना खाने में व्यस्त होते हैं। तभी बाहर से लोगों की चीख पुकार आने लगती है। संध्या और गौरव भी बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ राहुल बेहोश पड़ा हुआ होता है। वो लोग राहुल के चेहरे पर पानी डालकर उठाते हैं। राहुल, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुझे? पता नहीं, मेरा सर किसी चीज से टकरा गया था जिससे मैं गिरकर बेहोश हो गया। सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और तीनों दोस्त अपना मूड चेंज करने के लिए गांव घूम कर आने का डिसाइड करते हैं। गांव के चौराहे पर पहुंचते ही अचानक से एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आ जाता है। कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? हम लोग शादी समारोह में आए हैं, आगे गांव देखने जा रहे हैं। इस वक्त तुम लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गांव के लोग अचानक से ना जाने कहीं लापता होते जा रहे हैं। चले जाओ यहाँ से।
इतना कहते ही वो बूढ़ा आदमी अंधेरे में वहां से गायब हो जाता है और सब दोस्त ये बात सुनकर बहुत घबरा जाते हैं और वापस अपने रूम पर जाने का फैसला करके वहां से लौट जाते हैं। उसी रात प्रतीक से सबको पता चलता है कि रिया भी कहीं लापता हो गई है। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा, पर यह बात तो सच है दोस्तों। मतलब वो बूढ़ा आदमी सब सच कह रहा था। मुझे रिया को ढूंढना होगा। सबके सो जाने के बाद राहुल रिया की खोज में रात को अकेले ही उसे ढूंढने निकल जाता है। रूम में बाकी दोस्त सो रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर बहुत जोर जोर से दस्तक होने लगती है। सब अचानक से डर कर उठ जाते हैं और डरते डरते दरवाजे की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। गौरव दरवाजा खोलता है। रिया 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 कहीं भी नहीं मिल रही। वो पता नहीं कहाँ चली गई है। गांव वालों ने बताया कि आखिरी बार वो तुम्हारे दोस्त के साथ में दिखी थी। कहाँ है वो? तभी गौरव ने गौर किया कि राहुल भी कहीं नहीं है। तुम्हारा दोस्त कहाँ है जो रिया के साथ बात कर रहा था? कहीं तुम्हारा दोस्त ही तो मेरी रिया को अपने साथ नहीं ले गया? पता नहीं, अभी कुछ देर पहले तक तो यहीं था। जल्दी चलो, हमें दोनों को ढूंढना होगा। सभी दोनों को ढूंढने गांव के जंगल की ओर जाने लगते हैं। जंगल में आगे बढ़ने पर रास्ते में उन्हें एक जूता पड़ा हुआ मिलता है। ये तो राहुल का जूता है। चलो आगे की तरफ, इसी ओर ही गए होंगे ये दोनों। उसी रास्ते पर और आगे बढ़ते हुए राहुल की घड़ी भी दिखाई दी। वो देखो, वहाँ एक घर है। इस सुनसान जंगल की ओर तो कोई भी आता तक नहीं। वो वहाँ रोशनी कैसी? तभी वहाँ से एक लड़के की मदद मांगने की पुकार की आवाज आती है। कोई है यहाँ? मेरी जान बचाओ। सभी लोग जल्दी से उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं और दरवाजा तोड़कर जैसे ही घर में घुसते हैं, सामने देखते हैं कि राहुल जमीन पर खून से सना लेटा हुआ होता है। राहुल, ये सब कैसे हुआ? किसने किया तेरे साथ ऐसा? मेरी बेटी रिया कहाँ है? जल्दी बताओ मुझे। राहुल पीछे दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कुछ बोलना चाहता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसकी सांसें रुक जाती हैं और वो दम तोड़ देता है। सरपंच आगे जाकर वहां देखता है तो उसे वहां एक दुपट्टा गिरा हुआ दिखता है। ये तो मेरी रिया का दुपट्टा है। सब लोग जंगल के और गहरे और अंधेरे हिस्से की ओर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि रिया के चीखने की बहुत तेज आवाज आती है। सभी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और गांव वाले उस आदमी को पीछे से पकड़ लेते हैं जो रिया को बस मारने ही वाला था। उसके सर पर खून सवार था। उस आदमी का चेहरा अंधेरे से रोशनी की ओर आगे किया गया, तब उसका पूरा चेहरा खून की छींटों से भरा हुआ था, जिसे देखकर सबके होश ही उड़ जाते हैं। ये तो प्रतीक है। प्रतीक, तुमने किया ये सब? पर क्यों? प्रतीक के अंदर का जानवर जो कि अब शांत हो चुका था, तब उसने अपने इस रूप के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया। ये कैसे उसके एक ही शरीर में एक दूसरे से पूरी तरह दो अलग अलग रूप रहते हैं। मेरे बाबा ने मेरे इन्हीं हाथों में दम तोड़ दिया था। मेरे दोनों हाथ उनके खून के लाल रंग से पूरी तरह से सने हुए थे। उसी दिन मेरे इस दूसरे रूप ने जन्म लिया है। मेरे इस रूप से मैं खुद भी पूरी तरह अनजान था। पर राहुल को तुमने क्यों मारा? वो तो तुम्हारा दोस्त था। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उस दिन शादी के दिन राहुल ने मुझ पर लाल रंग की टोमेटो केचप फेंकी और उसने सबके सामने मेरा मजाक बनाकर मेरे उस रूप को जगा दिया था। और मैंने तभी ये फैसला कर लिया था कि मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। उसके बाद से प्रतीक ने राहुल का पीछा करना शुरू कर दिया और राहुल को बाहर जाते देख वो भी उसके पीछे पीछे निकल गया। मैंने राहुल को अकेला देखकर रॉड से उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे राहुल जमीन पर गिर गया। मुझे राहुल पर हमला करते हुए रिया ने देख लिया था, इसलिए मुझे राहुल को वैसे ही छोड़कर रिया को किडनैप करने जाना पड़ा। मैंने तुम सबको जानबूझकर ये बात बताई कि रिया लापता है, क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि राहुल रिया को ढूंढने जरूर जाएगा। जब राहुल रात को रिया को अकेले ही ढूंढने निकल गया तो मुझे उससे बदला लेने का अच्छा मौका मिल गया।
मैंने रिया का दुपट्टा अपने उस जंगल के घर के बाहर छोड़ दिया ताकि राहुल उसे देख रिया को बचाने मेरे पास आ जाए। रिया बाहर से आती हुई आवाज सुनते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। राहुल प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे इस घर में किडनैप करके रखा हुआ है। राहुल के अंदर आते ही मैंने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और रिया को भी मारने के लिए जंगल की ओर लेकर जाने लगा। जैसे ही मैं उसे मारने वाला था तभी तुम लोगों ने यहाँ पर आकर मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। ये सब सुनने के बाद गांव वाले प्रतीक को वहां से ले गए और वहीं दूसरी ओर ज्यादा खून बह जाने के कारण रिया ने भी वहीं दम तोड़ दिया। बेचारे राहुल और रिया। यही कारण है साहब कि इस गांव में बाहर से लोग आने से डरते हैं और सालों से ये स्टेशन ऐसे ही सुनसान रहा है। तो उसके बाद प्रतीक का क्या हुआ? होना क्या था साहब, उसे फांसी की सजा सुनाई गई पर वो जेल से भी फरार हो गया, जिसके बाद से उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। नमस्ते, मेरा नाम किशन शाह और मैं राजकोट गुजरात का रहने वाला हूँ। ये जो किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ करीबन 10 साल पहले हुआ था, जब मैं और मेरे 2 दोस्त कपिल और अनूप हम तीनों ऋषिकेश घूमने गए थे। उस वक्त नवंबर का महीना था। अनूप, मैंने और कपिल ने सोचा कि हम पूरा साल कहीं नहीं जा पाए हैं जॉब की वजह से, इसलिए हमें साथ में एक ट्रिप जाना चाहिए। हमने कई सारी जगहों के लिए गूगल पर सर्च किया और तय किया कि हम ऋषिकेश जाएंगे। इस वक्त वहाँ का माहौल भी सही होगा और घूमने और ट्रैकिंग के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ से ट्रेन में चले जाएंगे और वहाँ कार बुक कर लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। तो कल सुबह मिलते हैं। हम सुबह की ट्रेन से ऋषिकेश के लिए निकल गए। एक लंबे सफर के बाद हमने ऋषिकेश पहुंचकर होटल बुक किया और थोड़ी देर आराम करने के बाद एक कार भी बुक करवा ली। हम तीनों को एडवेंचर करना बहुत पसंद था, इसलिए हमने शिवपुरी रिवर राफ्टिंग का खूब मजा लिया। अरे मजा ही आ गया। बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ किया है हम तीनों ने साथ में। कपिल की तो हालत ही खराब हो गई थी। अब मैं कॉलेज वाला कपिल नहीं रहा। अब ऐसी चीजों से मुझे डर नहीं लगता। हाँ, सिर्फ भूतों से लगता है। हाँ, याद है कॉलेज में कैसे हमने उस अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था और भूत की आवाज निकाली थी। हाँ, और दूसरे ही दिन इससे बुखार हो गया था। दोनों ताली मारकर हंसने लगते हैं। कम ऑन गाइज, तब की बात अलग थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं। शर्त लगा ले, अनूप आज भी ये उतना ही डरता है। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। नहीं। तीनों इसी बहस के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं। आज अमावस्या है। आज सारे अघोरी शमशान में गौर हवन करेंगे। रात को शमशान के आसपास मत जाना। किशन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है, क्या बोलते हो जाए? दोनों साथ में हो जाए। तीनों होटल पहुंचकर शमशान का पता लगाते हैं और कार लेकर निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर तीनों देखा कि एक अघोरी बाबा वहां कुछ हवन कर रहे थे। वो तीनों उसके पास जाते हैं। तुम तीनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। आज अमावस्या है। हम भी इस हवन को करना चाहते हैं। आप जितने पैसे मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। आज की रात हम यहीं रहेंगे आपके साथ। ये कोई आम हवन नहीं है, काली तंत्र साधना है। अगर बीच में कोई भी यहाँ से उठ गया तो मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। उन तीनों ने अघोरी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पूरी रात वहां रुकने के लिए मान गए। अघोरी अपनी तंत्र साधना का सामान लेने कुछ देर के लिए चला गया और वे तीनों शमशान में ही थे। हम तीनों वहां खड़े ही थे, तभी मुझे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे मेरे कान के पास आकर कोई मुझे कुछ बोल रहा, पर वो आवाज तो साफ नहीं थी। मुझे घबराहट होने लगी थी, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। पर मुझे लगा अगर मैंने ये सब कहा तो शायद अनूप और कपिल मुझ पर हंसने लगेंगे, इसलिए मैं चुप रहा
और तब तक अघोरी आ गया और हम तीनों उनके साथ बैठ गए। अगर मैंने ये अनुष्ठान शुरू कर दिया तो तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते जब तक सुबह के 4 नहीं बज जाते। आप शुरू कीजिए। मुझे इस बार कुछ सही नहीं लग रहा था, पर क्योंकि शर्त की बात मैंने ही की थी, अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। अमावस्या की रात थी और उस वक्त 12 बज चुके थे, जो काली शक्तियों के आगमन का वक्त होता है। हम तीनों अनुष्ठान में बैठे, तभी अनूप की नाक से अचानक खून बहने लगा। सब और बड़ी शांति हो गई थी। अभी तक तो तू ठीक था, अचानक क्या हुआ? पता नहीं, जैसे किसी ने मुझे कस के खींचा हो ऐसा लग रहा है। क्या ये वही था जो मुझे महसूस हुआ था? ये शुरुआत है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। क्या हमने कोई गलती कर दी थी यहाँ आकर? क्या इस शर्त की वजह से हम किसी बड़ी मुश्किल में तो नहीं पड़ गए थे? अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया था। गुरु ने अनुष्ठान शुरू कर दिया था। करीबन आधे घंटे बाद हमने वो आवाज सुनी जिसने हमें हिलाकर रख दिया। एक औरत की चीखें और रोना। वो चीख चीख कर कह रही थी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कपिल, ये चीखें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अघोरी, ये तरीका है काली शक्तियों का तुम्हें इस घेरे से बाहर निकालने के लिए। अगर तुम इस घेरे से बाहर निकले तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो आवाजें इतनी बढ़ गई कि हमारे कान उसे सुन नहीं पा रहे। पूरा शमशान चीखों से, रोने से, बच्चों के रोने से भरता ही जा रहा था। कपिल, अब मुझसे ये और नहीं होगा। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। नहीं कपिल, इस घेरे से बाहर निकलना मतलब अपनी जान गंवाना है। बस 4 बजने में 2 घंटे ही बाकी हैं। कपिल, नहीं, मैं ये रोना, चीखें, आवाजें नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो। कपिल अपने होश आवाज सब खो चुका था। वो कमजोर पड़ चुका था। उसने जोश में आकर घेरा तोड़ दिया और बाहर जाते ही वो जोर से चीखा जैसे उसकी आत्मा को किसी ने कुचल दिया हो। हमने अपनी आंखों से उसे जमीन पर बेजान गिरते हुए देखा, पर हम कुछ नहीं कर पाए। हम घेरे से बाहर नहीं जा सकते थे। हम 4 बजने का इंतजार करते रहे। उस दिन हमने वो खौफनाक मंजर देखा जो हमारे जहन से कभी नहीं गया। कपिल को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तब रिपोर्ट में उसकी मौत की वजह दिल का दौरा था, लेकिन हम जानते थे कि उस रात क्या हुआ। अनूप और मैं राजकोट पहुंचकर भी उस मंजर को भुला नहीं पाए। हमने कई सालों तक काउंसलिंग का सहारा लिया। मेरी एक शर्त ने हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। कुछ निजी कारणों की वजह से हम स्टोरी टेलर का नाम यहाँ रिवील नहीं कर रहे। वी रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस एंड इमोशंस। रात में हम सब एक साथ बैठकर गांव में कल होने वाली पूजा में क्या करेंगे यही सब बातें कर रहे थे। भाई, तुझे पता है यहाँ की पूजा को देखने दूर दूर गांव के लोग आते हैं। हाँ, यहाँ के मैदान पर एक बड़ा सा पंडाल लगाया जाता है जहाँ रंगों से खेलकर सब लोग भक्ति के माहौल में खो जाते हैं। हाँ, मुझे पता है, मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ। मुझसे तो कल सुबह तक का भी इंतजार नहीं हो पा रहा है। कब बीतेगी ये रात। चल भाई, अभी सो जा, कल बहुत मौज करनी है। तुम दोनों चलो, मैं थोड़ी वॉक करके आता हूँ। आज बहुत ज्यादा खाना खा लिया। ठीक है, जल्दी आ जाना। शहर की इतनी तेज और भीड़ भाड़ वाली जगह से जब आप किसी शांत जगह में आते हैं तो इसका एहसास ही अलग होता है। मुझे पहली बार अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। इतनी खामोशी थी उन सड़कों पर। मैं उन पलों को महसूस ही कर रहा था कि जब मैंने उसे पहली बार देखा, शायद ही मैंने इससे खूबसूरत लड़की कभी देखी थी। उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था और चेहरे पर एक अजीब सी सादगी थी। वो दूर से भी उतनी सुंदर दिखाई दे रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मैं जाकर बात करूं उससे, शायद उसे किसी मदद की जरूरत हो।
चल भाई, अकेले क्या कर रहा है इधर? अरे मैं इनकी मदद को पूछने आया था। किनकी मदद? दीवार की? मैंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अरे अभी तो यहीं थी, कहां गई? यहां लड़कियां 7 के बाद बाहर ही नहीं निकलती। चल अब। मैंने आसपास की गली में भी देखने की कोशिश की, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी, पर उसका चेहरा मेरी आंखों में बस गया। चल भाई चल। वाह, यहां लोगों को देखो कितने मग्न हैं। यहां बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी हैं यार। तू नहीं सुधरेगा कभी। सब लोग पूजा में बिजी हो गए, पर मेरी नजर कहीं ना कहीं शायद उसे ही तलाश रही थी, और मैंने उसे फिर देखा। उन उड़ते रंगों के बीच सफेद सलवार सूट में उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था। मेरी नजर जैसे अटक सी गई थी, और मैं इस बार चाहता था कि मैं उससे बात करूं, और मैं उसके पास जाने लगा। आज तो मैं बिना बात किए नहीं जाऊंगा। मैं उसके जितना पास पहुंचता जा रहा था, वो मुस्कुराते हुए पीछे जा रही थी। शायद वो मेरे साथ मजाक कर रही थी, और उसका पीछा करते करते मैं पंडाल के पीछे पहुंच गया। वो काफी सुनसान जगह थी, और वहां एक अजीब सी खामोशी थी। वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं उसे ढूंढने लगा, तभी मुझे एक भयानक आवाज सुनाई दी, जो कोई भी सुनता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। ये क्या था? यहां तो कोई नहीं है, फिर ये भयानक आवाज कैसे? मैं वहां से निकलना चाहता था, तभी मुझे पीछे से आवाज आई, और मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझसे मिले बिना ही जा रहे हो? पास नहीं आओगे? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा, वैसे ही अचानक से वहां तेज तूफान के साथ धूल हवा में उड़ने लगी। पंडाल में शोर मच गया, लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं उस तरफ देखने चला गया। क्या हुआ? सब लोग इतना घबराए हुए क्यों हैं? ये देख, 2 लड़कों की लाश मिली है। हे भगवान, ये दोनों? क्या हुआ तुझे? बहुत घबराया हुआ लग रहा है। किसने मारा इन दोनों को? कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं। यार ये सब क्या हो गया? अब ये किसने रंग में भंग डाल दिया? तभी मैंने वहां उस लड़की को पीछे भीड़ में गायब होते देखा, और मुझे याद आया कि मैंने उससे फिर बात करने का मौका गवा दिया। शिट, फिर से चली गई यार। कौन चली गई भाई? कुछ नहीं, छोड़ यार। गांव वालों की बातों से पता चला कि उन दोनों लड़कों को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा है। पूरे शरीर पर नुकीले दांतों और नाखूनों के निशान हैं। ऐसा लगता है कि किसी जंगली जानवर का काम है। ये सुनते ही हम इतना घबरा गए थे कि तुरंत वहां से निकल गए। जब से आया है तब से देख रहा हूं, किसी को ढूंढ रहा है तू। हाँ, एक लड़की है जिसको कई बार देखा है, पर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। गायब हो जाती है मतलब? भाई परी है या चुड़ैल? पता नहीं, बस एक बार उससे मिलना है और अपने मन की बात करनी है। कोई नहीं, मिल जाएगी। इसी गांव की होगी तो जरूर मिल जाएगी। हम दोनों छत पर बातें ही कर रहे थे, तभी मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी, और इस बार मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता था। मैं बिना कुछ कहे वहां से बस भागा। अरे क्या हुआ? कहाँ चला भाई? मैं भागते हुए उसकी तरफ गया। वो मेरे सामने थी। मुझे देखकर वो पलट गई। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए मेरे पास। अब तो बता दो तुम कौन हो। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रूही, याद है तुम्हें ये नाम? रूही? हाँ, रूही। मैं वही रूही हूँ जिसको कुछ साल पहले तुम तीनों ने अपना शिकार बनाया था और इसी जंगल में जिंदा ही दफना दिया था। उन दोनों को तो मैं पहले ही खत्म कर चुकी हूँ। अब तेरी बारी है। नहीं रूही, मुझे माफ कर दो। मैं इस गांव में फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगा। जब तक मैं तुमको नहीं मार देती, रूही की रूह को मुक्ति नहीं मिलेगी।
इतना कहते ही रूही ने हमला कर दिया और मोहित को अधमरा करके जिंदा उसी जगह दफन कर दिया जहां उन तीनों ने मिलकर रूही को दफनाया था। मोहित का दोस्त मुकुल उसको ढूंढते हुए जंगल तक आ गया था। मोहित मोहित! तभी मुकुल को बेहोशी की हालत में वही लड़की दिखाई दी। उसने उसे उठाकर पूछा, मोहित कहाँ है? मुझे पता है वो तुम्हारे पीछे ही यहीं आया था। उसके बाद उस लड़की ने मुझे पूरी कहानी सुनाई। उसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी और आज उस लड़की का एक ऐसा किस्सा जो आज तक अनकहा था, उसे मैं अपनी जुबानी आप लोगों को सुना रहा हूँ। आई होप गाइज आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।